गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम लोग जनरली प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल्स को पढ़ रहे थे और वहां पर हम लोगों ने एक मेथड पढ़ा था और उस मेथड का जो नाम था वो था मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन क्लियर आप लोगों को? ये जनरली जो मेथड था ये एक तरह का डिसोसिएशन टाइप का मेथड था जिसको हम लोगों ने डी इंटीग्रेशन मेथड लिखा था। डी इंटीग्रेशन मेथड क्लियर है? तो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन में मैंने क्या पढ़ा था, जनरली ये मेथड क्या होता है, मेरे पास कोई दो मेटेलिक व्हील्स होते हैं। इन मेटेलिक व्हील्स के अंदर जो स्पेस होता है वो इतना होता है कि जब ये रोटेट करेंगे, आपको बताया था मैंने, अपोजिट डायरेक्शन में, तो अगर मैं ऊपर से कोई सस्पेंशन पार्टिकल्स डालता हूं, ये मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं, सस्पेंशन पार्टिकल्स डालता हूं तो ये सस्पेंशन पार्टिकल्स को कोलाइडल सोल्स की रेंज के अंदर डाल देते हैं। ये जनरली मेटेलिकल व्हील्स होते हैं और ये मेथड्स हम लोग इंक की डाई है ना, इंक का कोलाइडल सोल्स, डाई का कोलाइडल सोल्स, या मैं कहूं कोई प्लास्टिक का कोलाइडल सोल्स अगर मैं बनाना चाहता हूं तो ये हमारे पास एक बेस्ट मेथड था मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन का। क्लियर आप लोगों को? अब हम लोगों ने ये जो मेटेलिक डिस्क है इनके बीच में मैंने बताया था स्पेस इतना होता है कि ओनली सस्पेंशन के पार्टिकल्स को ये रेंज में ले आते हैं कोलाइडल सोल्स की रेंज में। और कोलाइडल सोल्स का आपको पता ही होता है कितना होता है, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। क्लियर आप लोगों को? ये दोनों जो मेटेलिकल व्हील्स हैं या डिस्क हैं ये क्या करती है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती हैं, घूमती हैं और इनकी जो आरपीएम स्पीड होती है वो 7000 आरपीएम स्पीड, इतनी फास्टली घूमती है। तो हम लोगों ने ये बातें की थी। आज का जो हमारा दूसरा मेथड है दैट इज द इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। अब इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड क्या होता है जनरली जरा देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मेथड्स मेटेलिक कोलाइडल सोल्स बनाने के काम आता है। मेटेलिक कोलाइडल सोल्स बनाने के ये हमारे पास काम आता है। क्लियर आप लोगों को? अब इसमें बात कीजिए, देखो इसमें क्या है, एक कंटेनर लिया हुआ है, उस कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है और वाटर वहां पर बिहेव कर रहा है डिस्पर्जन मीडियम की तरह। क्लियर? दूसरी बात, यहां पर दो मेटेलिक रोड ली हुई है, ये मेटेलिक रोड्स है और ये मेटेलिक रोड वो रोड उस मेटल की है जिसका हमको कोलाइडल सोल बनाना है। क्लियर है आप लोगों को? अभी मेटल्स मान लो मैंने यहां पर ले ली गोल्ड का मैं कोलाइडल सोल बनाना चाह रहा हूं, तो ये मेटल्स मैंने किसकी ले ली, गोल्ड की। और इन दोनों मेटल्स को मैंने क्या कर दिया, एक हाई वोल्टेज सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया। क्लियर है? एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पे नेगेटिव चार्ज होगा, एक एनोड की तरफ बिहेव करेगा, दूसरा कैथोड की तरफ बिहेव करेगा। और बाहर उस जो कंटेनर लिया इसके बाहर मैंने एक कंटेनर और लिया और उस सारे कंटेनर के अंदर मैंने क्या डाल दी, आइस का। मैं बताऊंगा आइस क्यों डाली, क्या रीजन होता है इसके पीछे। तो अब कैसे ये वर्क करता है, क्या होता है जरा देखिए। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर हाई वोल्टेज सप्लाई अप्लाई करते हो तो ये जब दोनों इलेक्ट्रोड जो इमर्ज्ड है डिस्पर्जन मीडियम के अंदर, इनके अंदर एक इलेक्ट्रिकल आर्क प्रोड्यूस होती है और जब ये इलेक्ट्रिकल आर्क प्रोड्यूस होती है उस समय लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है और जब ये इलेक्ट्रिकल आर्क रिलीज होगी उस समय हीट निकलेगी और साथ में मेटल्स के पार्टिकल, क्लियर है, जो कोलाइडल रेंज के अंदर आएंगे। मेटल के पार्टिकल्स जब आर्क प्रोड्यूस होगी उस समय मेटल के पार्टिकल्स डिसोसिएट्स होंगे और जिनकी रेंज क्या होगी, कोलाइडल रेंज होगी। लेकिन हीट इतनी ज्यादा रिलीज होती है कि वो वेपर्स की फॉर्म में रिलीज हो सकते हैं, यहां से बाहर जा सकते हैं डिस्पर्जन मीडियम से। तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क हमारे लिए क्या होगा कि इन मेटल्स के वेपर को मुझे क्या करना है, यहीं पर रखना है। और इसी वजह से मैं क्या करता हूं, इस कंटेनर के बाहर मैंने आइस रखी जो इन वेपर्स को तुरंत क्या कर देगा, कंडेंस कर देगा। क्लियर आप लोगों को? तो अब ये मेटल के पार्टिकल्स जिनका साइज कोलाइडल पार्टिकल्स की रेंज में आ रहा था वो इसी के अंदर रहेंगे और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एक कोलाइडल सोल बन जाएगा।
क्लियर आप लोगों को। इस मेथड का एक दूसरा नाम भी है, दैट इज द प्रिडिक्ट आर्क मेथड, क्योंकि आर्क जनरेट हो रही है तो इस मेथड को हम प्रिडिक्ट आर्क मेथड भी कहते हैं। क्लियर आप लोगों को। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे दिक्कत हमारे लिए क्या क्रिएट होगी यहाँ पर, मान लो मेरे पास ये कोलाइडल सोल बन चुका है बाय यूजिंग दिस प्रोसेस। हमने आर्क प्रोड्यूस की, आर्क प्रोड्यूस करने के बाद हीट रिलीज हुई, मेटल के पार्टिकल्स भी रिलीज हुए, लेकिन वो वेपर हो जाते थे। इस चीज से हमें बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इसके अंदर आइस ऐड कर दी थी, तो आइस ने वेपर पार्टिकल्स को तुरंत कंडेंस कर दिया। तो अब ये हमारे पास यहाँ पर कोलाइडल सोल बन गया। क्लियर है। अब कोलाइडल सोल मेरे पास जब ये बन चुका है तो कोलाइडल के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, वाटर डिस्पर्जन मीडियम है, इसी के अंदर होगा। अब कुछ समय बाद आपको पता है लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहते, वो अनस्टेबल होते हैं। तो आप लोग देखोगे कि ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स थे या गोल्ड के जो पार्टिकल्स है, क्योंकि गोल्ड मेटल ही है, गोल्ड के जो पार्टिकल्स से आफ्टर सम टाइम ये धीरे धीरे कहाँ आ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे नीचे की तरफ। तो अब मेरा डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्ज फेज अलग हो जाएगा। क्लियर आप लोगों को। तो अगर मैं अब इसको शेक करना चाहूं तो शेक करके क्या दोबारा से कोलाइडल सोल बना सकता हूं? नहीं बना सकता कोलाइडल सोल, क्योंकि शेकिंग करने से इजीली कोलाइडल सोल्स, ओनली लायोफिलिक कोलाइडल सोल्स बनते हैं। लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स इजीली नहीं बन पाते बाय शेकिंग। तो इस वजह से मैं क्या करता हूं, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करता हूं। क्लियर आप लोगों को समझ में? एक क्या करता हूं, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करता हूं। और जैसे ही मैं इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट ऐड करता हूं तो जरा देखिए, मान लो मेरे पास ये एक कोलाइडल सोल का पार्टिकल है, दूसरा कोलाइडल सोल का पार्टिकल ये है, तीसरा कोलाइडल सोल का पार्टिकल ये है, और ये सभी किसके अंदर प्रेजेंट है, डिस्पर्जन मीडियम के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर आप लोगों को समझ में आई ये बात? अब मैंने क्या कहा कि ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कोलाइडल सोल्स के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल्स और डिस्पर्जन मीडियम सेपरेट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। और मान लो मैंने यहां पर एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही मैं इसके अंदर ऐड करूंगा तो OH नेगेटिव आयन सारे के सारे इन कोलाइडल पार्टिकल्स के सराउंडिंग में क्या हो जाएंगे, बताइए मेरे भाइयों, क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। अब जब कोलाइडल पार्टिकल्स के सराउंडिंग में ये OH नेगेटिव आयन इकट्ठे हो गए तो आप मुझे बताइए इनके बीच में क्या क्रिएट होगा, रिपल्सन क्रिएट होगा। और रिपल्सन क्रिएट होने की वजह से ये पार्टिकल्स अब एक दूसरे के पास आएंगे, और आएंगे तो उनके बीच में क्या प्रोड्यूस होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होने की वजह से ये पार्टिकल्स सिर्फ मूव करते रहेंगे, नीचे एक जगह इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। अब जब मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करता हूं तो मैं क्यों कर रहा हूं इलेक्ट्रोलाइट, कि सर लायोफोबिक कोलाइडल सोल को स्टेबल करने के लिए, है ना। तो लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स को स्टेबल करने के लिए हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइट का सहारा लेते हैं, और उस इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने के बाद हम लोगों के ऊपर क्या होता है, जैसा उस इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस होगा वैसा ही इसके सराउंडिंग में इकट्ठा होगा, उनकी वजह से वहां पर रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होने के बाद वो नीचे सेटल डाउन दी बॉटम डिस्पर्स फेज नहीं जाएगा नीचे की तरफ। तो हम लोग इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं पेप्टाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, पेप्टाइजेशन। व्हाट इज पेप्टाइजेशन, कि अगर आप कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट को डिस्पर्स उसमें कोलाइडल सोल्स में, कौन से कोलाइडल सोल्स, लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स के अंदर डालते हो, दोबारा से सुनिए, अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइट्स को लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स के अंदर डालते हो टू मेंटेन देयर स्टेबिलिटी, क्लियर आप लोगों को, उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं पेप्टाइजेशन। और जो इलेक्ट्रोलाइट आपने डाला है उसको हम लोग यहां पर बोलेंगे पेप्टाइजिंग एजेंट, पेप्टाइजिंग एजेंट। क्लियर आप लोगों को, उसको हम क्या बोलेंगे, पेप्टाइजिंग एजेंट। तो ये हम लोगों ने जनरली एक मेथड था डिसइंटीग्रेशन मेथड, उसमें हम लोगों ने पढ़ी है तीन बातें। एक पहला हमने मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर। आज की क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और पेप्टाइजेशन दो फिनोमिना डिस्कस किए हैं आप लोगों के सामने। जनरली इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड्स क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये जनरली मेटल्स का कोलाइडल सोल्स बनाने के काम आता है।
प्लेटिनम मेटल का, सिल्वर मेटल का, गोल्ड मेटल का, कॉपर मेटल का, जिंक मेटल्स का। किसी भी मेटल का कोलाइडल सोल्स बनाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है कि अगर अपने पास FeOH थ्राइस का हम लोगों ने एक कोलाइडल सोल बनाया, तो FeOH थ्राइस का हम लोगों ने कोलाइडल सोल बनाया, बिल्कुल बन चुका है हमारा कोलाइडल सोल। लेकिन कुछ समय बाद देखा कि वहां पर डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल्स अलग हो गए। इसका मतलब ये एक लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स बना होगा। मैंने उसको शेक किया, शेक करने के बाद दोबारा से मेरा कोलाइडल सोल नहीं बना। तो अब मैंने क्या किया, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट डाला, और इलेक्ट्रोलाइट अब की बार मैंने डाला FeCl3। क्लियर है आप लोगों को? कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डाला? FeCl3। तो FeOH थ्राइस के जो कोलाइडल पार्टिकल्स है उनके सराउंडिंग में मैंने देखा कि कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हो गया? पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया। दूसरा FeOH थ्राइस होगा, उसके सराउंडिंग में कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होगा? पॉजिटिव चार्ज। तीसरा, उसके सराउंडिंग में भी कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो अब इनके बीच में क्या हो जाएगा? रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, और जब रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा तो ये एक पेप्टाइजिंग एजेंट का काम कहलाएगा, और यहां पर ये पूरा फिनोमिना एक पेप्टाइजेशन फिनोमिना का काम है, पेप्टाइजेशन फिनोमिना कहलाएगा। क्लियर आप लोगों को? तो जनरली ये हमारे पास मेथड्स है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग केमिकल्स मेथड, जिनसे हम लोग क्या बनाएंगे? कोलाइडल सोल्स, लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स बनाएंगे। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।